नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी जो देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हुई थी, और वो भी उन इंदिरा गांधी के जरिए जिनके पिता जवाहरलाल नेहरू को लोकतंत्र के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। आखिर वो कौन से किरदार थे जो नहीं होते तो देश में इमरजेंसी नहीं लगती, और जो नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश 50 साल पहले ही अंजाम तक पहुंच जाती। और सबसे बड़ी बात, क्या इंदिरा गांधी ने अपने छोटे बेटे संजय गांधी की जिद पर देश में इमरजेंसी लगा दी थी? 25 जून 1975 को जो कुछ हुआ उसे समझने के लिए आप 11 साल पहले 26 मई 1964 की एक घटना को समझिए। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसी दिन कहीं बाहर से दिल्ली लौटे थे। रात को डिनर टेबल पर इंदिरा गांधी के साथ जब वो खाना खा रहे थे, उनकी नजर दिन के एक अखबार पर पड़ी जिसमें लिखा था कि किशोरों का उत्पात, राजधानी में कार चोरी। नेहरू ने इंदिरा गांधी से पूछा कि कहीं इसमें तुम्हारे बेटे तो नहीं? ये सुनकर इंदिरा गांधी का चेहरा फक पड़ गया। वो रात नेहरू की आखिरी रात थी। अगले दिन यानी कि 27 मई को दोपहर 2 बजे नेहरू का निधन हो गया। इस घटना का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन ठाकुर ने अपनी किताब ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन में किया है। दरअसल दिल्ली में 16 मई को एक फिएट कार चोरी हुई थी। उस कार को 3 चोहदों ने चुराया था, जिन्होंने दिल्ली में मोती बाग के एक पेट्रोल पंप से 20 लीटर पेट्रोल भरवाया और बिना पैसा दिए भाग निकले। लेकिन आगे जाकर वो कार एक डिवाइडर से टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने तीनों लड़कों को बाहर निकाला जो शराब के नशे में थे, जिनमें से एक अमेरिकी नागरिक भी था। पुलिस ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने 3 मूर्ति भवन का अपना पता बताया। पुलिस इंस्पेक्टर को लगा कि ये मजाक है, क्योंकि 3 मूर्ति भवन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवास था। लेकिन जब दोबारा भी उन्होंने वही जवाब दिया तो इंस्पेक्टर ने एसपी से गुहार लगाई। एसपी ने जब 3 मूर्ति भवन में फोन किया तो पता चला कि नेहरू और इंदिरा मुंबई में हैं और कल सुबह दिल्ली आएंगे। तब वहां से एक आदमी भागा आया और उन तीनों बच्चों को छुड़ा कर ले गया। खास बात यह है कि उसी वक्त एक चोरी की मोटरसाइकिल से संजय गांधी का दोस्त आदिल शहरयार घायल हो गया था, जो इंदिरा गांधी के दोस्त और तब विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोहम्मद यूनुस का बेटा था। बाद में विपक्ष के तमाम नेताओं ने, जिनमें राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे, इस मुद्दे को संसद में उठाया तो तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने मामले को अज्ञात बता दिया। ये बताता है कि 1964 में 17-18 साल की उम्र में संजय गांधी की सोहबत कैसी थी। दरअसल 1971 के चुनाव में प्रचंड विजय हासिल करने और साल के अंत तक बांग्लादेश के निर्माण के साथ इंदिरा गांधी का कद इतना बड़ा हो गया था कि देश के कमोबेश सारे नेता उनके सामने राजनीतिक तौर पर बहुत छोटे दिखने लगे थे। आप कह सकते हैं कि अगर उस वक्त इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने की बात सोची होती तो हो सकता है कि उनको इसमें कामयाबी मिल जाती। लेकिन अगले 3 साल में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और पुत्र मोह ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के ग्राफ को बहुत डाउन कर दिया था। उसमें ही जब 12 मई 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी तो इससे उनका ग्राफ धड़ाम से गिरा। तब तक के करीब साफ था कि संजय गांधी ही इंदिरा गांधी के राजनीतिक वारिस हैं। संजय गांधी की जिद ऐसी थी कि संसद सदस्यता रद्द होने के बाद इंदिरा गांधी इस्तीफा देने का मन बना चुकी थी, बल्कि उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि अपनी जगह वो रक्षा मंत्री स्वर्ण सिंह को कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बना देंगी, और जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी तो वो फिर से दिल्ली के तख्त पर काबिज हो जाएंगी। आधुनिक भारत के इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में लिखा है कि इंदिरा गांधी को संजय गांधी ने बेहद सख्ती के साथ कहा कि वो किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगी। यहाँ तक कि इमरजेंसी लगाने की जिद भी संजय गांधी की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी, बल्कि उन्हें भी निर्बाध सत्ता चाहिए थी। अगर उनमें लोकतांत्रिक मूल्य होते तो वो बेटे के मोह से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद के मर्यादा से बंधी होती। दरअसल इंदिरा गांधी को वो लोग पसंद नहीं आते थे जो उनकी सत्ता या काम करने के तरीके पर थोड़ी भी उंगली उठाएं। 1968 के मई महीने में उन्होंने जयप्रकाश नारायण के बारे में कहा था कि हर व्यक्ति या पार्टी हमेशा हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का उपयोग रचनात्मक उद्देश्यों के लिए करने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कभी कभी विनाश की स्वतंत्रता का रूप ले लेता है।
जब कांग्रेस के अंदर ही एक समय इंदिरा गांधी के प्रिय पात्र रहे चंद्रशेखर ने उनकी सरकार की आलोचना शुरू की तो 1972 में इंदिरा गांधी ने उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी के विरोध के बावजूद चंद्रशेखर वो चुनाव जीत गए। उसी तरह जब इमरजेंसी के दस्तावेज पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के बाद इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को तड़के कैबिनेट की बैठक बुलाई, उसमें जगजीवन राम, वाई.बी. चौहान और स्वर्ण सिंह जैसे बेहद सीनियर मंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने का सपना पालते थे और दावेदार भी थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने बताया कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है तो किसी ने भी चूं तक नहीं की। खुद को आजादी की लड़ाई का सिपाही कहने वाले नेता अब इतने बूढ़े होने लगे थे कि उन्हें मंत्री पद की बैसाखी लोकतंत्र को बचाने से ज्यादा जरूरी लगी। उनमें से बस स्वर्ण सिंह ने ही पूछा कि जब एक्सटर्नल इमरजेंसी थी ही तो नई इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत थी। इससे इंदिरा गांधी नाराज हो गईं। उन्हें संजय गांधी की भी शह मिली और स्वर्ण सिंह को रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया, बल्कि उनकी जगह उनसे काफी जूनियर और संजय गांधी के एक तरह से हेंचमैन बंसीलाल को रक्षा मंत्री बना दिया गया। बंसीलाल की खासियत यही थी कि उनके मुख्यमंत्री रहते गुरुग्राम में संजय गांधी की मारुति कार फैक्ट्री के लिए इफरात में जमीन मिली थी और जो इमरजेंसी लगाए जाने के प्रबल समर्थक थे। इमरजेंसी लागू होने के करीब 6 महीने बाद जब सर्ज नाम की पत्रिका ने संजय गांधी का इंटरव्यू किया तो उनसे पूछा कि लोकतंत्र को लेकर उनके क्या विचार हैं। इस पर संजय गांधी ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि देश में जो कुछ है उसे किसी को बर्बाद करने की आज़ादी मिल जाएगी। लोकतंत्र का मतलब देश बनाने की आज़ादी से है। दरअसल संजय गांधी का एक पांव अपने बिजनेस में था, एक पांव अपनी माता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राजनीति में। संजय गांधी ने जब मारुति कार बनानी शुरू की तो जितनी गाड़ियां देने का वादा उन्होंने किया था उतनी बना नहीं पाए। तब कई डीलरों ने उसमें लगाए गए पैसे मांगने शुरू किए। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश ने अपनी किताब इमरजेंसी क्रॉनिकल्स इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसी टर्निंग पॉइंट में लिखा है कि एक डीलर ने तो 6 लाख रुपए जमा कर दिए थे। इसके अलावा उसने और ज्यादा पैसे शोरूम के लिए जमीन खरीदने में लगा दिए थे। जब वो संजय गांधी की गुरुग्राम वाली फैक्ट्री से एक कार में बैठकर 145 किलोमीटर दूर अपने शोरूम के लिए निकला, जहां इसके लिए उसने एक कार्यक्रम भी रखा था, तो बीच रास्ते में कार बंद हो गई। उसे धक्का मारकर कार को शोरूम तक ले जाना पड़ा। 1975 में जब इस डीलर ने संजय गांधी को कानूनी नोटिस भेजा कि वो डीलरशिप खत्म करना चाहता है तो संजय ने इस जरूरत के लिए उसे जेल में डाल देने की धमकी दी। इससे वो डीलर इस कदर डर गया कि उसने अपने एक नुमाइंदे को संजय गांधी के पास भेजा, जिसने संजय के पैर छूकर माफी मांगी। कहा जाता है कि ये सब जानकारी इंदिरा गांधी को भी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए जिन इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है वो अपने छोटे बेटे के सामने मोम बन चुकी थी, जो बेटे की थोड़े से गर्म तेवर से पिघल जाती थी। इसलिए जब कार के कारोबार में संजय गांधी नाकाम हो गए तो उन्होंने राजनीति को अपना नया कारोबार बनाया। अब इस कारोबार के लिए सत्ता में रहना बहुत जरूरी था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से इंदिरा गांधी की कुर्सी हिलने लगी। तब नैतिकता और राजनीतिक पवित्रता के मूल्यों को मिट्टी में मिलाते हुए इंदिरा गांधी ने वही किया जो संजय गांधी ने कहा। वरिष्ठ पत्रकार कुमी कपूर अपनी किताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में लिखती हैं कि 20 जून 1975 को दिल्ली के बोट क्लब पर इंदिरा गांधी की एक रैली हुई। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री आवास से तब के सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को बुलावा आया। जब गुजराल वहां पहुंचे तो उनसे कहा गया कि आप प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि उनके बेटे संजय गांधी से मिल लीजिए। अपने मंत्री पद की गरिमा और आत्मसम्मान को एक किनारे रखते हुए गुजराल ने संजय गांधी से मुलाकात की। संजय गांधी ने पूछा कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर उस रैली को पूरी प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाया गया। कायदे से गुजराल को संजय गांधी को जवाब देने से मना कर देना चाहिए था, क्योंकि संजय गांधी किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, जबकि एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के प्रति जिम्मेदार होता है। लेकिन तब तक संजय गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। गुजराल उन्हें समझाते रहे कि राजनीतिक रैली को डायरेक्टर जनरल की इजाजत के बगैर डायरेक्ट नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन संजय गांधी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बल्कि इस घटना के बाद ही गुजराल को सूचना और प्रसारण मंत्री के पद से हटा दिया गया और उनकी जगह संजय गांधी की कोठरी में शामिल विद्याचरण शुक्ला को सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया गया। दरअसल 19 महीने तक इमरजेंसी के दौरान जून 1975 से मार्च 1977 तक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की
असीम सत्ता की ख्वाहिशों और चाहतों का बंधक बना रहा। लेकिन 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो देश की जनता ने बता दिया कि भारत लोकतंत्र में विश्वास रखता है। हालांकि तब बनी जनता पार्टी की सरकार 3 साल के भीतर ही आपसी कलह के कारण ध्वस्त हो गई। 1980 में इंदिरा गांधी और मजबूती और बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। लोग कहने लगे कि जनता पार्टी को जिताकर मिला क्या। वास्तव में जनता पार्टी की जीत बस ये बताने के लिए थी कि लोकतंत्र के मूल्यों से बड़ा कोई नहीं है, कोई प्रधानमंत्री भी नहीं, और लोकतंत्र में लोक महत्वपूर्ण है। और उसी लोक ने अगर 1977 में इंदिरा गांधी को संसद में जाने लायक नहीं छोड़ा तो उसी लोक ने 1980 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद का ताज पहना दिया। तो इमरजेंसी पर थी हमारी ये आज की खास पेशकश। ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।